मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसी भी वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय। मोदी सरकार एक में विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से। किसी भी वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है और विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। विष्णुदेव साय को आरएसएस के बेहद करीबी माना जाता है और इससे पहले भी वो छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मोदी सरकार में भी विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अब उन्हें दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो कुछ ही वक्त में माना जा रहा है कि नाम का ऐलान हो सकता है और उस ऐलान में जो नाम सबसे आगे है, हो सकता है कि विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग जाए या उनके नाम का ऐलान हो जाए। विष्णुदेव साय रेस में सबसे आगे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है और इस रेस में जो सबसे अव्वल जो नाम है वो है विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। पहले भी वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के और इसके अलावा केंद्र में मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, सबसे आगे नाम विष्णुदेव साय का ही चल रहा है, कुछ और भी नाम है क्या इस रेस में और क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आई अगर विष्णुदेव साय का नाम घोषित होता है तो? युगल जी प्रशांत, देखिए जिस तरह से विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के एक बड़े जो है आदिवासी वर्ग के बड़े एक नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। इससे पहले वो जो है केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं जो है यहाँ पर। और जिस तरह से यहाँ विष्णुदेव साय हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। रायगढ़ जिले के 7 बार वो जो है रायगढ़ लोकसभा से 7 बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के। तो कुल मिलाकर एक बड़ा चेहरा है विष्णुदेव साय। और जिस तरह से जो हमारे जो सूत्र जो बता रहे हैं कि आने वाले जो है शाम तक उनके नामों का जो है ऐलान हो जाएगा। अगर इस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि आदिवासी वर्ग को साधने का पूरी तरह से प्रयास है। और जिस तरह से विष्णुदेव साय की जो छवि है वो बेदाग छवि है और सबसे बड़ी बात है वो सब मिलनसार बड़े एक नेता हैं। और सूची में और भी नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे जो पहला नाम है वो विष्णुदेव साय का है। काफ़ी मिलनसार नेता वो माने जाते हैं और जिस तरह से उनकी जो कार्यकाल है और वो सहजता से सरलता के साथ सभी से वो मिलते हैं, तो एक बड़ा नाम है विष्णुदेव साय का। और जब भी ऐलान होगा, जो अभी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, तो जिस तरह से पहला नाम उनका है तो यही कयास लगाया जा रहा है कि जो है वही प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल युगल, विष्णुदेव साय का जिक्र कर रहे हैं हम, तो इसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा। उनका लंबा सियासी सफर है उनका, इतना ही नहीं कई बार सांसद भी रहे हैं। आप भी बता रहे हैं आधा दर्जन से ज्यादा बार वो सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। बीजेपी संगठन को इसका भरपूर लाभ मिलेगा अगर उनके नाम का ऐलान होता है तो? जी बिल्कुल, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी करीबी माने जाते हैं आरएसएस के। और जिस तरह से वो जो है केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं और उनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी बेदाग रहा है। चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष रहे हों या फिर सांसद रहे हों या फिर कैबिनेट मंत्री जब वो रहे थे, तब भी इस तरह की किसी तरह से वो विवादों से काफ़ी दूर रहते हैं और काफ़ी मिलनसार हैं। भाजपा के जो आरएसएस से उनका काफ़ी गहरा जो जुड़ाव है, लगाव है।
वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है। और उससे भी अलग बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी के बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है, और जब उसकी ताजपोशी होगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा को बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा फायदा होगा। और जिस तरह से आदिवासी वर्ग को साधने के लिए इस तरह से जो विष्णुदेव साय को अगर आगे किया जाता है तो उससे बड़ा फायदा भाजपा को आने वाले समय में मिल सकता है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल युगल, बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश इसके जरिए होगी और साथ ही उनके संगठन क्षमता का भी लाभ बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए युगल। और अगली खबर दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी सेक्शन कमांडर दसरू पुनेम ढेर कर दिया गया है। झीरम कांड समेत कई मुठभेड़ों में ये शामिल रहा है। मिलिट्री कंपनी प्लाटून नंबर 2 का सेक्शन कमांडर था ये नक्सली। बीजापुर पुलिस को भी 14 स्थायी वारंटों में इसकी तलाश थी। तो ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 8 लाख के इनामी नक्सली दसरू पुनेम को ढेर कर दिया है। 8 लाख का इनाम इस पर रखा गया था। कई बड़ी नक्सली वारदातों में यह शामिल रहा है। झीरम कांड में भी बताया जा रहा है कि इसकी संलिप्तता थी। और मिलिट्री कंपनी प्लाटून नंबर 2 का यह सेक्शन कमांडर था। बीजापुर पुलिस को भी इसकी 14 स्थायी वारंटों में तलाश थी। लंबे समय से बीजापुर भी इसकी तलाश कर रही थी। अब्दुल हमीद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, ये कितनी बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए? 8 लाख का न केवल इस पर इनाम था बल्कि कई बड़ी नक्सली वारदातों में भी बताया जा रहा है कि ये शामिल था। जी हाँ, पुलिस को यहाँ बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। यहाँ पर पुलिस ने 8 लाख का एक इनामी नक्सली दसरू पुनेम को यहाँ पर मार गिराया। बताया जा रहा है इसके ऊपर 8 लाख का इनाम था और यहाँ बीजापुर जिले में इसके ऊपर 14 स्थायी वारंट जारी थे और इसको पुलिस को इस 14 मामलों में इसकी तलाश थी। दुर्दांत खूंखार नक्सली बताया जा रहा है दसरू पुनेम। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो झीरम हमला हुआ था 2013 में, वह इस हमले में भी शामिल था। लगातार जब जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि बेचापाल और हुर्रेपाल जो बीजापुर और दंतेवाड़ा का सरहदी इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। इसी की सूचना पर दंतेवाड़ा और बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर निकाला गया था। डीआरजी और एसटीएफ के जवान इस मुठभेड़ में शामिल थे। सर्चिंग के दरमियान यहाँ पर बताया जा रहा है करीब 1 घंटे पर फायरिंग हुई और उसके बाद घटनास्थल की सर्चिंग की गई। वहां से एक नक्सली का 100 बरामद किया गया और हथियार भी एक देसी हथियार यहाँ से बरामद किया गया है। हालांकि जिला मुख्यालय पहुंच चुकी है पुलिस की टीम और जो नक्सली मृतक नक्सली है उसके 100 को बीजापुर के मिरतुर थाना ले जाया गया है। वहां पर पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को उसके 100 को सौंप दिया जाएगा। जी शुक्रिया अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त रायपुर लिए चलते हैं आपको। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज 20 लाख करोड़ रुपया की शुरुआत कर घोषणा की। 5-7 दिन धारावाहिक ऋण मेला पैकेज महोत्सव जैसा आप लोगों ने देखा। कल भी कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने सपोर्ट प्राइस पे अपनी बात कही, जिसका मूल रूप से छत्तीसगढ़ में प्रभाव धान पे पड़ना है, तो उसके धान के सपोर्ट प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और बहुत सारी बातें कही। आज प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधित किया तो उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की बात कही। लेकिन इन्हीं बातों को प्रतिक्रिया देने के लिए आज ये आप सबसे मैं चर्चा कर रहा हूं। साथियों, अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाएगा। हम प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 39 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। खातेदार किसान परिवार 42 लाख।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक सम्मान निधि कहा जाता है, लेकिन वो निराश्रित पेंशन से ज्यादा नहीं, 500 रुपया महीना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 27 लाख और धान उत्पादक किसान जो प्राइमरी सोसाइटियों में धान बेचते हैं उनकी संख्या लगभग 19 लाख से पार। कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, देश के इन निर्णयों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दुर्भाग्य से जो बातें अभी माननीय चंद्रशेखर जी ने कही, आदरणीय गिरीश जी ने कही, 53 रुपया, केवल 53 रुपया का इजाफा कर सपोर्ट प्राइस में ये कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को धान की कीमत दी जा रही है। पिछले साल की तुलना में 3 रुपया की वृद्धि। आखिर 3 रुपया होता क्या है? पहले साल 1765 रुपया से 1815 रुपया किया गया था। अब 1815 से 50 रुपया की वृद्धि को अगर उनकी जोड़ दें तो 53 रुपया की वृद्धि, 1868 रुपया धान की कीमत तय किया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान के धान उत्पादक किसानों के साथ वायदा खिलाफी भी है, केंद्र सरकार का धोखा भी है और लगातार किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है। महंगाई का आंकड़ा लंबा आगे होता जा रहा है। फर्टिलाइजर की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इक्विपमेंट्स की कीमत किसी के नियंत्रण में नहीं है और दुर्भाग्य है, क्रूड ऑयल के कीमत कम होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने उसमें पर्याप्त कीमत बढ़ा करके जनता से वसूलने का काम किया तो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया जनता से वसूल किया गया। लेकिन जब किसानों के लिए घोषित किया गया तो लगता है कि केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई जिक्र नहीं किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना का लगभग समय है, वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार स्वयं क्वारंटाइन से बाहर आ ही नहीं पाया है अभी तक। उनको घोषणा करना था तो खुद क्वारंटाइन के से बाहर अगर आके केंद्र सरकार घोषणा करती तो शायद कुछ मिलने का हम उम्मीद कर सकते थे। 2-3 प्रमुख बातें हैं। जब केंद्र सरकार ने, कल केंद्रीय मंत्री जी ने देश के किसानों को संदेश दिया तो हम उम्मीद करते थे कि सप्लाई चेन के बारे में कोई बातें कही जाएगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि किसान को अवसर मिला है कि अपना फसल कभी भी बेच सकते हैं, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सप्लाई चेन के बहाने प्रधानमंत्री जी किसानों को ये फसल बेचने के लिए कोई माध्यम दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि किसान अब स्वतंत्र है। और आपकी जानकारी में मैं बता देता हूं, ये आजादी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं ना, वो एकदम असत्य बात कह रहे हैं। किसानों को पहले भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार था। इस लॉकडाउन के पहले हमारे खुद के इलाके का टमाटर पाकिस्तान तक किसान बेचते थे और उनको कीमत मिलती थी। तो ये असत्य बातें प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और सप्लाई चेन के बारे में जैसे बात हुई, पिछली बार कुछ मित्रों से मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था, मैं केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि जैसे छत्तीसगढ़ में अभी हम लगातार मक्का का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस साल लगभग समर में 7.5 लाख हेक्टेयर में मक्का का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पिछले बार 1765 रुपया था। आज उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और वृद्धि किया गया, लेकिन बाजार में मक्का केंद्र की किसी भी एजेंसी के द्वारा नहीं खरीद होने के कारण 1100 रुपया से ऊपर कीमत किसानों को नहीं मिल रहा है। मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह किया था, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस तरीके से घोषित करना है तो केंद्र की एजेंसी होती है, ट्राइफेड होता है, नाइफेड होता है, एनसीसीएफ होता है, किसी भी एजेंसी से एफसीआई के माध्यम से जैसे चावल खरीदते हैं वैसे हमारे उत्पादों को खरीद करने की ये सप्लाई चेन के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो कोई व्यवस्था करे। लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र का
इसमें कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं दिया। जहां तक धान के एमएसपी की बात है, ये बहुत अल्प है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को जो दे राशि है 2500 रुपया प्रति क्विंटल पिछले साल से दे रहे हैं। लगातार भाजपा के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। केंद्र सरकार का ये 53 रुपये की वृद्धि आप कैलकुलेट कर लेना। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 2500 रुपया की बराबरी करने के लिए 53 रुपया के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो उसको आगामी 16 साल की अवधि लगेगा। 16 साल। जो काम छत्तीसगढ़ सरकार 1 साल पहले शुरू कर दिया है 2500 रुपया देना, उस सीमा तक पहुंचने के लिए आज जिस प्रकार 53 रुपया की वृद्धि प्रति क्विंटल केंद्र सरकार ने किया है, उसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो किसानों को दिया जा रहा है उसको वहां तक पहुंचने में लगभग 16 साल लगेगा। तो किस प्रकार किसानों की मदद कर रहे हैं। और तीसरी बात, जब घोषणा हुई तो मैं उम्मीद करता था, एक तो सप्लाई चेन की बात मैंने कही, दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात मैंने कही, और तीसरी प्रमुख बात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार ने घोषित किया हुआ है, पिछले साल से दिया जा रहा है। इस साल छत्तीसगढ़ में अभी तक जो किसानों को इस साल का किस्त है वो मुश्किल से 2 लाख किसानों तक पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ में 27 लाख पंजीकृत किसान हैं। और अगर आप कहते हैं कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा है कि कम से कम 7,500 रुपया और पहला एडवांस 10,000 रुपया, 6,000 रुपया एक साल में। और बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि 500 रुपया निराश्रित पेंशन है और 2500 रुपया के सम्मान के लायक को छत्तीसगढ़ के किसानों को, देश के किसानों को समझते हैं। तो ये जब पैकेज घोषित हुआ तो मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी वृद्धि किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र सरकार ने केवल 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही। ये संपूर्ण पैकेज लोन मेला का एक हिसाब है। अभी भी मैं कह रहा हूं, प्रचलित योजनाओं के सिवाय केंद्र शासन के द्वारा घोषित योजनाओं में किसानों के लिए किसी भी योजना में 1 रुपया की भी रियायत या व्यवस्था या सपोर्ट, फिर से सुन लीजिएगा, 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। इसलिए ये समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है, मैं समझता हूं वो किसानों के साथ अपमान है। केंद्र सरकार को अपनी नीति में, अपनी घोषणा में पुनर्विचार करना चाहिए। धन्यवाद। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा उन्होंने उनकी मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उन्होंने 2 बातें कही हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागत का 1.5 गुना, और पिछले साल की तुलना में उन्होंने कहा है कि मैं 1.5 गुना राशि दूंगा। तो कम से कम केंद्र सरकार को 2350 रुपया, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और लागत मूल्य का 1.5 गुना होता है, उससे ज्यादा सपोर्ट प्राइस घोषित करना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि गणित में आप लोग होशियार हैं, हिसाब लगा के देखेंगे, 83 नहीं है, वो 1.83 हो सकता है। वो जो मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के आंकड़ा बता रहा था, 1,78,805 अभी किसानों को पहली किस्त मिली थी, दूसरी किस्त मिली, अभी का किस्त केवल इतना ही है। संख्या समझ लेना, इसलिए मैं 2.25 लाख बोला, लेकिन ये आंकड़ा है 1,78,805। हाँ क्या हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। समर्थन मूल्य तय करने का काम उनका है, हम मांग नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो घोषणा की है
कि हम लागत का 1.5 गुना और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सपोर्ट प्राइस देंगे, तो जो बातें कही गई उनको उतना घोषणा करना चाहिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के अलावा मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, कोदो और कुटकी को शामिल किया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति में लगातार बैठकें होती हैं। अभी धान का जो अंतर की राशि है किसान न्याय योजना के तहत दिया गया है। गन्ना में भी हमने जिस बात को इंगित किया था उससे ज्यादा धनराशि किसानों को हमने उपलब्ध करा दिया है। आने वाले समय में मक्का के फसल का हम पंजीयन कराएंगे खरीफ का, और उसके लिए नई कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। अब वो बहुत जल्दी किसानों को जो हमने कमिट किया है, फिर से मैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को आप सुन रहे थे। दरअसल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे न केवल 20 लाख करोड़ के पैकेज पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि किसानों के लिए जो मदें या जो कुछ उसमें प्रावधान किए गए हैं उस पर भी वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।